नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको छठी कक्षा की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखिए छठी कक्षा की जो एनसीईआरटी की किताब है ना, तो इस किताब का मैं आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल से या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लेवल से ये किताब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ये छठी कक्षा की किताब है, तो ये किताब छठी कक्षा के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो उसमें कई सारी कहानियाँ बताई गई है, कई सारे चित्र दिए गए हैं, तो वो सारा कंटेंट हम एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मैं आपको वो नहीं समझाऊँगा, सीधे थ्योरेटिकल बातें मैं आपको समझाऊंगा और थ्योरेटिकल चीज़ें मतलब जो चैप्टर्स में दी गई है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें 11 चैप्टर है कुल। तो पहला चैप्टर ये है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये चैप्टर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए हर एक चैप्टर पर मैं एक वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए आप ये पहला चैप्टर समझ लेते हैं। तो पहले इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि पहले हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है और हिस्ट्री का स्टडी हमें क्यों करना चाहिए और हिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो पहले अब ये समझ लेते हैं कि भाई हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है। अब देखिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आज से पहले मतलब ये कल हो सकता है, 10 साल पहले हो सकता है, 20 साल पहले हो सकता है, 50 साल पहले हो सकता है, 1000 साल पहले हो सकता है। तो ये मतलब पिछले वक्त में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं का हमें स्टडी करना है। और दोस्तों हमें क्या करना है, आप देखिए आज हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं। आज लोकशाही है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो, या फिर हमारे जो नेता थे, मतलब जो बड़े बड़े नेता थे जिनमें बी आर अम्बेडकर हो गए या फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्होंने हार्डवर्क करके मेहनत करके हमारा देश खड़ा किया है, हमारे देश का संविधान बनाया है। तो उस संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जीना पड़ता है। तो उस संविधान ने कुछ हमें अधिकार दिए हैं, तो हमारे ऊपर कुछ ऐसी बंधन लगाए गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें जीना पड़ता है। तो ये आज की सोसाइटी है, तो 1000 साल पहले कैसी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसी थी, तो उसका और आज का हमें कंपैरिजन करना है, वो स्टडी करना है। अब ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये हर एक एस्पेक्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना है, या फिर जो पुराने हिस्टोरियन जो थे या पुराने जो वैज्ञानिक थे, शास्त्रज्ञ जो थे, मतलब साइंटिस्ट जो थे, उस साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए ये आप मैप देख रहे होंगे, नक्शा देख रहे होंगे, जब भी आपको ऐसा एरो दिखे ना, तो ये साइड उत्तर होती है, ये कश्मीर उत्तर, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ नीचे आएंगे ना, तो कन्याकुमारी दक्षिण, और उत्तर के ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंटेंट, तो यहाँ पूर्व होता है और यहाँ बम्बई की साइड को पश्चिम होता है। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए। और उत्तर के और पश्चिम के बीच का जो भाग होता है ना, जो कंटेंट होता है ना, उसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। और उत्तर और पूर्व के बीच जो कंटेंट होता है ना, उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूर्व के बीच कहता है, उसे कहते हैं हम दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच जो होता है उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ नक्शे के या फिर मैप्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए आप समझ लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये नर्मदा नदी, ये मतलब ये गुजरात से निकलती है, फिर महाराष्ट्र के बॉर्डर को टच करती है और फिर मध्य प्रदेश में जाती है। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भाई इस नदी के किनारे कई लाखों साल पहले, तो कितने साल पहले, लाखों साल पहले, तो लाखों साल पहले इस नदी के किनारे लोग रहा करते थे। तो ये हिस्टोरियंस का मानना है। अब देखिए वो जो लोग थे ना, वो कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक का मतलब क्या होता है, कलेक्टर्स। अब देखिए वो लोग क्या कलेक्ट करते होंगे, तो वो लोग मतलब कई लाखों साल पहले के जो लोग थे ना, उनकी नीड्स क्या थी, भाई मतलब कुछ खाने को मिले, पहनने को कुछ मिले, और रहने को एक छोटी सी कुटिया मिले। देखिए कई लाख साल पहले तो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं थे, ऐसे स्टाइलिश कपड़े नहीं थे, या फिर कोई भी चीज़ नहीं थी ना, तो तब मतलब उन्हें कुछ फल खाने को मिले या फिर कुछ प्राणियों का मांस खाने को मिले। तो मतलब यही उनकी नीड्स थी। और पीने को तो नदी का पानी है ही, और पहनने के लिए मतलब जो था उनके ज़माने के कपड़े होंगे। तो मतलब और वो लोग क्या कलेक्ट करते थे, तो वो लोग यही चीज़ें कलेक्ट करते थे। प्राणियों को मारने के लिए औजार कलेक्ट करते होंगे, कुछ फल कलेक्ट करते होंगे। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि भाई यहाँ लोग रहा करते थे कई लाखों साल पहले। अब उसके बाद हम ये दो पहाड़ियाँ देखेंगे ना, किरदर और सुलेमान। तो किरदर और सुलेमान ये पहाड़ियाँ फिलहाल मतलब अभी पाकिस्तान में है। तो 8000 साल पहले, कितने साल पहले, 8000 साल पहले, तो 8000 साल पहले हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भाई 8000 साल पहले यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खेती किया करते थे। अब खेती में वो गेहूँ और जौ की फसलें, गेहूँ और जौ का फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गेहूँ से हम पार्ले जी बिस्कुट बनाते हैं और जौ का फोटो आप जो थे वो स्क्रीन पर देखते होंगे।
तो ये जो लोग थे ना वो मतलब फालतू प्राणियों को भी पालते थे, जिनमें अब भेड़ आती है, बकरी आती है, गाय आती है, बैल आता है, तो इनको वो लोग पालते थे। तो तब आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई 8000 साल पहले, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई भारत विश्व मतलब भारत खंड में, अब देखिए इसे हम भारत में नहीं कह सकते, लेकिन उस जमाने मतलब ये पूरे भारत खंड में, भारतवर्ष में ही हम कह सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था तब आप कह सकते हैं कि भाई 8000 साल पहले खेती का विकास हुआ था। आप ये नहीं कह सकते भाई कई लाखों साल पहले हम खेती क्या करते थे, तो हम 8000 साल पहले से खेती किया करते थे। अब उसके बाद अगर आप ये दो पहाड़ियाँ देखेंगे ना, गारो पहाड़ियाँ, अब ये कहाँ आती है, ये उत्तर पूर्व में आती है, और ये विंध्य पहाड़ियाँ, तो यहाँ आती है विंध्य पहाड़ियाँ, तो यहाँ आती है विंध्य पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियों पर भी खेती का विकास होने लगा था। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सिंधु नदी, इसे इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। तो ये सिंधु नदी की ये कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ किसे कहते हैं कि जो नदियाँ इस मेन नदी को आकर मिलती है उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो ये झेलम हो गई, ये चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, तो ये सारी सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तब इन नदियों के पूर्व में मतलब या फिर इन नदियों का जो पार्ट है ना, वहाँ 4700 साल पहले, कितने साल पहले, 4700 साल पहले कुछ प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो यहाँ 4700 साल पहले कुछ प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब जिनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया है, फिर कई ऐसे नगर होंगे, तो आगे चलकर हम ये देखने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो उसके बाद आप ये गंगा नदी देख रहे हो, तो यहाँ से ये जहाँ आती है, तो ये गंगा नदी है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी जो कि आप देख रहे होंगे, तो इस सोन नदी के दक्षिण में, अब दक्षिण में मतलब नीचे, तो नीचे एक बहुत बड़ा राज्य था, एक बहुत बड़ा नगर था, जिसे मतलब जो प्रेजेंट के बिहार में उस मतलब ऐसा कुछ नगर होगा, तो उस नगर का नाम था मगध। तो ये जो मगध नगर जो था ना वो बहुत बड़ा था। अब आगे हम देखने वाले इस मगध के बारे में भी। तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, तो विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है, विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ है। तो यहाँ से ऊपर भारत में सबसे पहले चावल उगाया गया था, विंध्य पहाड़ियों के ऊपर। मतलब यहाँ का जो कंटेंट है ना, यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई नक्शे के बारे में। पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई नर्मदा नदी के किनारे कई लाखों साल पहले लोग रहा करते थे, वो कुशल संग्राहक थे। उसके बाद सुलेमान और किधर ये जो पहाड़ियाँ हैं, सो ये फिलहाल पाकिस्तान में है। तो इन दोनों पहाड़ियों पर स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर खेती करना शुरू किया था। उनमें गेहूँ और जौ की फसलें उगाना स्टार्ट करना शुरू किया था। उसके बाद वो लोग जो थे वो पशुपालक थे, वो मतलब प्राणियों को पालते थे। मतलब वो जो लोग थे वो लोग पशुपालक थे, गाय भैंस बकरी वो पाला करते थे। उसके बाद हम अगर आएंगे तो गारो और विंध्य पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पर भी खेती का विकास होने लगा था। और विंध्य पहाड़ियों के ऊपर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। उसके बाद आप ये सिंधु नदी देख रहे हैं, इंडस रिवर, उसकी कुछ मतलब ये सहायक नदियाँ हैं। तो उस नदी के पास का जो एरिया है, तो उसमें कई प्रारंभिक नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद गंगा नदी की जो सहायक नदी सोन नदी है, सोन नदी के दक्षिण में मगध इस राज्य का विकास तो मगध इस राज्य का विकास दोस्तों मैं ये भूल गया बताना, 2700 साल पहले मगध इस राज्य का विकास हुआ था, 2700 साल पहले, और ये 4700 साल पहले। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई भारत में सबसे पहले कौन से राज्यों का या फिर कौन से नगरों का विकास हुआ था, तो आपको ये कहना है कि भाई सिंधु नदी के किनारे जो राज्य या जो नगर थे उनका भारत में सबसे पहले विकास होने लगा है। फिर हम मगध पे आते हैं, फिर हम ये उत्तर पश्चिम पे आते हैं। तो ये चीज़ या फिर ये कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब आगे का समझ लेते हैं कि भाई आगे हमें क्या बताया गया है। तो चलिए, तो दोस्तों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस ज़माने के लोग यात्रा क्यों किया करते थे। तो पहले तो दोस्तों वो जो लोग यात्रा करते थे ना, वो व्यापार की पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा करते थे। तो मतलब कई लोग यहाँ रहते थे और कई लोग यहाँ रहते थे। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी जो यहाँ नहीं होती थी। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, तो वो चीज़ें लेकर इस पार्ट में जाते थे। तो वो चीज़ें 10 रुपये को खरीदते थे और यहाँ जाकर 20 रुपये को 30 रुपये को बेचते थे। तो व्यापार की पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पहले यात्रा करते थे। या फिर कई दूसरे
देशों के लोग हमारे देश में आते थे, हमारे देश में व्यापार किया करते थे, हमारे देश में जो चीज़ें नहीं वो चीज़ें वो अपने देश से खरीद कर लाते थे और हमारे देश में थोड़ी महंगी बेचते थे। या फिर हमारे देश की जो चीज़ें थे मतलब अगर हम उनमें अगर मतलब यूरोप में जब हम व्यापार करते थे ना, तो यूरोप के लोगों के पास मतलब हमारे पास जो है ना, मतलब हमारे पास कपड़े हो गए या फिर हमारे देश को उस ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सोना हो गए, कपड़े हो गए, कुछ खाने के पदार्थ हो गए, तो वो जो लोग थे मतलब यूरोप के लोग, तो ये चीज़ें हमारे भारत से खरीद कर लेकर यूरोप में जाते थे, यूरोप में बेचते थे। तो व्यापार की दृष्टि से पहले लोग यात्रा किया करते थे। उसके बाद कई जो राजा थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, विजय हासिल करने के लिए यात्रा किया करते थे। अगर उनके मतलब हम एग्जाम्पल लेंगे तो नेपोलियन हो गए, सिकंदर हो गए, तो ये राजा जो थे तो वो यात्रा क्यों किया करते थे? अपना साम्राज्य बढ़ाना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यात्रा किया करते थे। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे धर्मगुरु जो थे अपने धर्म का प्रसार करने के लिए यात्रा किया करते थे। और आखिर में मतलब जो लोग यात्रा किया करते थे ना, वो उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। अगर हम उसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो कई ऐसे प्रवासी जो थे, चीन के प्रवासी जो थे या फिर दूसरे देशों के प्रवासी जो थे, तो वो भारत में आए थे। तो वो भारत में उत्सुकतावश आए थे, भारत की संस्कृति जानने आए थे, भारत के बारे में कुछ सीखने आए थे। तो इन रीजंस की वजह से लोग यात्रा किया करते थे। अब देखिए यात्रा करने में उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और उस वक्त क्लाइमेट जो था, हमारा वातावरण जो था, वो भी कुछ अच्छा खास नहीं था। तो फिर भी जिनके अंदर जिद होती है, सो वो लोग यात्रा किया करते थे। तब अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया, मतलब ये हमारे देश के दो नाम है, इंडिया और भारत। मतलब संविधान के आर्टिकल 1 में हमारे ये बताया गया है कि भाई हमारे देश के दो नाम है, भारत और इंडिया। तो ये दोनों नाम किस तरह से पड़े, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई इंडिया ये नाम हमारे देश को किस तरह से पड़ा। अब देखिए इराक और यूनान ये दोनों देश है, तो इन दोनों देशों में कई व्यापारी भारत से आते थे। अब वो कहाँ से आते थे? वो उत्तर पश्चिम से आते थे। उत्तर पश्चिम यहाँ है, तो उत्तर पश्चिम से इराक और यूनान ये दो देश के प्रवासी आते थे हमारे भारत में। अब ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये सिंधु नदी है, तो इंडस ये जो शब्द होता है ना, इंडस ये शब्द, इंडस इस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है। और वो जो इराक और यूनान के जो व्यापारी आते थे ना, वो 2500 साल पहले आते थे, 2500 साल पहले। और वो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई ये सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियाँ है। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो भाग है ना, अब पूर्व यहाँ है, तो ये सारा कंटेंट हो गया। तो वो लोग जो थे ना, वो लोग इस कंटेंट को इंडोस कहते थे, और इंडोस करके हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो अब ये क्यों पड़ गया? क्योंकि 2500 साल पहले इराक और यूनान के व्यापारी भारत में आते थे, तो वो सिंधु नदी के, इंडस रिवर के जो पूर्व में जो कंटेंट है, मतलब जो पार्ट है, उसको इंडोस कहा करते थे। उससे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई। देखिए इस पर कुछ एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि भाई हमारे देश का नाम भारत किस तरह से पड़ा। देखिए उत्तर पश्चिम का ही एक ऐसा मतलब जमाव था, मतलब कुछ मतलब एक ऐसा पार्ट था। तो उस पार्ट को ऋग्वेद में मतलब 3500 साल, अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद एक संस्कृत भाषा की कृति है, तो उस कृति में 3500 साल पहले हमें ये बताया गया है, मतलब एक जो कंटेंट था ना, उसे मतलब भरत नाम, तो उस कंटेंट को भरत कहा जाता था। अब उत्तर पश्चिम में कहा भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ऋग्वेद में हमें भरत इस नाम का उल्लेख मिलता है। तो भरत से हमारे पूरे देश को भारत कहा जाने लगा। तो दोस्तों भारत जो था वो मतलब 3500 साल पहले, ऋग्वेद एक संस्कृत की कृति है, उस कृति में भरत इस नाम का उल्लेख मिलता है। और वो उल्लेख हमें भारत के एक ही कंटेंट, मतलब जो था उत्तर पश्चिम का जो कंटेंट था, उस कंटेंट को बताया गया है। तो इससे पूरे देश को भारत कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये तो आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत देश को भारत नाम किस तरह से पड़ा और इंडिया नाम किस तरह से पड़ा। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ यहाँ 4700 साल पहले प्रारंभिक नगर थे, जहाँ नर्मदा नदी के किनारे कई लाखों साल पहले लोग रहा करते थे, यहाँ खेती करते थे हम। ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब आप मुझे ऐसा ही पूछ सकते हो कि भाई ये तुमने बताया, क्या मतलब तुम टाइम ट्रैवल किया है तुमने, क्या मतलब तुम उस कंटेंट में गए हो,
या तुम उस समय में गए हो, तो तुम इतना श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि भाई यहाँ ही था, कि भाई कल को अब यहाँ भी पहले लोग रहा करते होंगे। तो ये हम किस तरह से या फिर कौन से बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये इतनी श्योरिटी से कह सकते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियन जो है ना, उन हिस्टोरियंस ने अब ये हम कई चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो पहला बात तो ये होती है कि भाई पुराने ज़माने के जो लोग थे उनकी पुस्तकें हम पढ़ सकते हैं, उनकी पुस्तकों से पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं। उसके बाद उनकी कुछ पांडुलिपियाँ थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो उन मैन्युस्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। उसके बाद उनके कुछ अभिलेख थे। तो ये मतलब पुरानी चीज़ें जो थी, या फिर उनके मतलब अवशेष थे, उनके कंकाल होंगे, या फिर उनके मतलब इन चीज़ों का स्टडी करके हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते थे कि भाई वो चीज़ कितनी साल पुरानी है। तो मान लो कि भाई मैं कल को हिस्टोरियन बन गया और मैंने यहाँ मतलब एक कब्र खोदी और मुझे लगा कि भाई ये इंसान भारत का सबसे पहला इंसान होगा या सबसे पुराना इंसान होगा। तो मैं एक साइंटिस्ट के पास चला गया, तो उस साइंटिस्ट ने उसका स्टडी किया और ये प्रूफ होगा कि भाई यहाँ मतलब ये कई करोड़ों साल पहले का इंसान है। तो कल को बुक में यह आ सकता है कि भाई यहाँ नहीं, नर्मदा नदी के किनारे नहीं, यहाँ सबसे पहले इंसान था। देखिए ये जो थेरीज है ना हिस्ट्री की, ये एक्यूरेट नहीं होती। हम अगर देखते हैं ना मतलब फिजिक्स की जो थेरी होती है वो एक्यूरेट होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री के जो थेरीज होते हैं ना, ये मतलब कभी चेंज हो सकती है। ये हमने अवशेष का स्टडी करके, अवशेष का मतलब समझ के हमने ये खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बनाया है, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई उनकी पुस्तकों से हम उनकी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर उनकी हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि। आप पांडुलिपियों को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मेन्यू ये जो शब्द है ना, ये लैटिन का शब्द है, इसका मतलब होता है हाथ से। तो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि, आप देखिए कुछ पांडुलिपियों के फोटोज़ आप देख रहे होंगे, तो उन पांडुलिपियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझ सकते हैं। तो कई ऐसी पांडुलिपियाँ जो थी, तो अब भी वो फिलहाल मतलब मौजूद है। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? तो भुज नाम का एक पेड़ आता है, तो उस पेड़ के छालों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। जिन पांडुलिपियों का अच्छे तरह से ख्याल रखा गया, जिनको वो कंडीशन मिली, तो वो अब भी है। और कई ऐसे पांडुलिपियाँ जो थे उन्होंने मतलब उन पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, वो ख़राब हो गई। तो कई ऐसे पांडुलिपियाँ हैं कि भाई जिनको कीड़ों ने खा लिया, वो ख़राब हो गई। तो ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में रखी जाती थी। अब ये समझ लेते कि भाई उन पांडुलिपियों में था क्या। अब उन पांडुलिपियों में क्या था? कुछ धार्मिक मान्यताएं थी कि भाई धर्म मतलब कुछ पुरानी उनकी मान्यताएं थी, तो वो उन मान्यता मतलब उन पांडुलिपियों में थी। उसके बाद राजा उनके जो जीवन है, तो जीवन के बारे में उस पांडुलिपियों में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद औषधियाँ थी, कुछ जड़ी बूटियों की कुछ मतलब क्या होंगे, तो आयुर्वेद के बारे में या फिर औषधियों के बारे में कुछ लिखा मिलता है हमें उस पांडुलिपि में। उसके बाद जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या फिर नाटक हो गया, तो ये सारी चीज़ें उस पांडुलिपिया में हुआ करती थी। तो अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि भाई अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है? धातु या फिर पत्थर, इन पर लिखे गए शब्द को या लिखे गए स्क्रिप्ट को हम अभिलेख कह सकते हैं। तो इन अभिलेखों पर क्या क्या लिखा रहता था? तो इन अभिलेखों पर राजाओं की सूचना लिखी करती थी, या फिर राजाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में लिखा रहता था। तो ये सब जो थे वो अभिलेखों के बारे में, जो मतलब अभिलेखों पर लिखा करता था। अब हम ये समझते हैं कि भाई हिस्टोरियन जो थे, तो वो किस तरह से मतलब इन सारी चीज़ों को डिकोड करते थे, किस तरह से वो समझ लेते थे कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी है। देखिए कई मतलब ऐसे पुराने अवशेष थे, मतलब पुराने ईंट हो गए, पुराने पत्थर हो गए, या फिर पुराने कंकाल हो गए, या फिर पुराने सिक्के हो गए, या फिर मतलब कुछ पुराने हमें माटी के मतलब मिट्टी के या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमें मिले होंगे। उनका स्टडी करके मतलब उनके नक्शी काम देखकर या फिर उनका ऑल ओवर उनका स्टडी करके हिस्टोरियन जो थे ना हमारे, तो वो डिसाइड करते थे कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी होगी, ये चीज़ ऐसी थी, या फिर इस ज़माने में क्या इस काल में ऐसी चीज़ बना करती। तो हिस्टोरियंस इन सभी चीज़ों का जो था वो बेंच लाव करके ये अंडरस्टैंड कर लेते थे कि भाई वो चीज़ कितनी पुरानी है। उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि भाई अतीत शब्द का क्या होता है। अब देखिए हम जो स्टडी करते हैं ना, 90% हम जो इतिहास का स्टडी करते हैं ना, वो राजाओं के और बड़े बड़े नेताओं के बारे में ही करते हैं। तो उस ज़माने में मतलब जो कम लोग थे, मतलब जो खेती करने वाले हो गए, या फिर कृषक हो गए, या फिर घूमने वाले लोग हो गए, पशुपालक लोग हो गए, तो इन लोगों के बारे में हमें हिस्ट्री मालूम ही नहीं, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश भी नहीं की, और इन लोगों के ज़्यादातर अवशेष भी नहीं है। सो फिलहाल ये बात अलग है कि भाई अब जो था वो चेंज हो रहा है। अब इन लोगों का हिस्ट्री भी लोग देखने लगे, लोग इन लोगों के हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तिथियों का मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टाइम लाइन है। अब हम इस साल में जी रहे हैं, तो हम 2021 में जी रहे हैं। तो ये टाइम लाइन है, ये 0 है। मतलब आप देखिए, ईसा मसीह, हिंदी में ईसा मसीह, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट और मराठी में यीशु क्रिस्त, इनका जन्म जब हुआ ना, तब से लोगों ने ये मतलब ये सोचने के लिए स्टार्ट किया होगा कि भाई हम यहाँ से हमारी काल गणना शुरू करेंगे। जब ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब से। अब तब लैटिन में से एक शब्द है एडी, तो इसे एडो डोमिनी कहते हैं। लैटिन में शब्द है, मतलब इसका शब्द ये शुरुआत हो सकता है। तब अगर हम इस पीरियड में जाएंगे ना, तो हम इसे एसी कहते हैं। और हम इस पीरियड में अगर हम जाए ना, तो इसे बीसी कहते हैं। एसी का मतलब क्या होता है? आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बाद का जो वक्त है उसे एसी कहते हैं। और बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले जो वक्त था ना, उसे हम ये कहते हैं। मतलब आपने कई किताबों के बारे में ऐसा सुना होगा कि 486 बीसी। इसका मतलब क्या होता है? जीसस क्राइस्ट के 400, मतलब जीसस क्राइस्ट जो थे ना, उनके पहले 486 वर्ष। तो उसका ये मतलब ये होता है, अगर यहाँ एसी आता है तो बाद में आता है। तो दोस्तों ये टाइमलाइन होती है। तो ये टाइमलाइन आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, किताब के हर एक चैप्टर के पीछे एक अन्यत्र नाम से एक पैराग्राफ आता है। तो उस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जाता है कि मतलब हम उस पूरे चैप्टर में जो समय का स्टडी कर रहे हैं ना, उसी इक्विवेलेंट समय में भारत के सिवा दुनिया में क्या हो रहा था, तो ये हमें उस पैराग्राफ में बताया जाता है। तो उसमें हमें पहले क्या बताया गया है कि भाई उत्तरी अफ्रीका में मिस्र नाम का एक देश था। तो वहाँ के राजा और रानी थे। तो वो कुछ अभिलेख, मतलब उनके कुछ अभिलेख खोजे गए हैं और उनकी भाषा जो डिकोड की गई है। तो दोस्तों वही बताया गया है, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम ये जान लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मतलब ये पूरे चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि भाई 8000 साल पहले हमने खेती करना शुरू किया। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। उसके बाद 4700 साल पहले यहाँ कुछ प्रारंभिक नगर स्टार्ट हुए। सिंधु नदी के यहाँ कुछ प्रारंभिक नगर स्टार्ट हुए। और उसके बाद 2700 साल पहले गंगा नदी के जो सहायक नदी है सोन नदी के दक्षिण में मगध राज्य का विकास हुआ। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, चैप्टर बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए। मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये चैप्टर पढ़िए। देखो, किताब को तो आपको ख़रीदना नहीं है। आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे, डालेंगे एनसीईआरटी की किताबें, तो बहुत सारे ऐप्स है, उन ऐप से आप ये किताब पढ़ सकते हो। उतना को मतलब ये कोई इशू नहीं है, आपको किताब खरीदना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए।